प्रिय तेजा, लगता है तुम अपना वादा भूल गई हो। मैं तुमसे बेहद नाराज़ हूँ। तुम मुझे पहले पत्र लिखने वाली थी। मैंने यहाँ आते ही खानसामे से पूछा भी, पर तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया था। तुमने तो उस पत्र का जवाब भी नहीं दिया जो मैंने सफ़र के दौरान लिखा था। पिताजी कहते हैं कि बम्बई में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। दो महाशक्तियाँ यानी अमेरिका और रूस इस समय युद्ध के कगार पर खड़े हैं, इसलिए सभी डरे हुए हैं। हर तरफ काफ़ी घबराहट और डर का माहौल है और इसी कारण चिट्ठियाँ समय पर नहीं मिल पा रही। मैं नहीं मानती। रूस और अमेरिका तो यहाँ से बहुत दूर है, पृथ्वी के बिल्कुल दूसरे सिरे पर है ना? याद है पिछले वर्ष 5वीं कक्षा में हमारी भूगोल की टीचर बताया करती थी, जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है। पर मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाई थी, लेकिन निश्चय ही टीचर का यह मतलब ज़रूर था कि वे देश यहाँ से बहुत दूर है। जब हमारी अनीता मौसी अमेरिका गई थी तो भगवान जाने विमान यात्रा में कितने घंटे तक बैठी रही थी। पिताजी को रहने दो, मुझे उनकी युद्ध वाली बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तुमने पत्र लिखा ही नहीं होगा, एक नंबर की आलसी हो गई हो तुम। मेहरबानी करके मेरे इस पत्र का उत्तर तुरंत देना, समझी? हमें यहाँ आए 1 हफ्ता बीत चुका है। छुट्टियाँ जंगल में बिताने का विचार पिताजी का था। मैं और माँ यहाँ आने से झिझक रही थी। तुम तो जानती हो ना, हमें कश्मीर या किसी अन्य पहाड़ी जगह पर जाना कहीं ज़्यादा अच्छा लगा था। अंडमान के जंगलों में छुट्टियाँ बिताने में क्या रखा है। मैं और माँ तो लड़ पड़े थे पिताजी से, पर अब लगता है अच्छा किया जो पिताजी की बात मान ली। माँ कहती नहीं, पर उन्हें भी यहाँ रहना अच्छा लग रहा है। बड़ा ही मनोरम दृश्य है, जहाँ देखो हरियाली ही हरियाली है। मुझे अभी मालूम हुआ कि प्राकृतिक सौंदर्य क्या होता है। हमारा खानसामा कह रहा था कि प्यार की प्यास फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई थी। सुन, जब मैं मुंबई लौट आऊँगी तो हम दोनों मिलकर यह फिल्म देखेंगे। सुबह तो यहाँ इतने तरह तरह के पंछी आते हैं, तुम देखती तो खुशी से झूम उठती। सच, तुम क्यों नहीं आए हमारे साथ? हम सब मिलकर इतना मज़ा करते कि लो, मैं तुम्हें थोड़ा और बताती हूँ। यहाँ हम एक पुराने डाक बंगले में रहते हैं। बंगला एक छोटे से टीले पर है। कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में यह कलेक्टर का घर हुआ करता था। बंगला बहुत बड़ा है, एक तहखाना भी है, और सबसे मज़े की बात, तहखाने में एक कुआं भी है, पर इसके पानी से बड़ी दुर्गंध आती है। हम यह पानी इस्तेमाल नहीं करते। हमारे बंगले के पास ही झरने की एक नदी है, हम उसी का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मई की गर्मी में पानी फ्रिज की तरह ठंडा हो जाता है, इतनी ठंडक है उसमें। हमारे साथ यहाँ एक और परिवार है, वे लोग बंगाली हैं। परिवार में डॉक्टर अंकल है जो सारा दिन सिगरेट पीते रहते हैं, लेकिन है वे बड़े अच्छे। मेरे साथ खूब गपशप करते हैं, ताश खेलते हैं और बहुत अच्छे बंगाली गीत भी सुनाते हैं। आंटी हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ती या लिखती रहती है। सुना है कि वे बंगाल की प्रसिद्ध लेखिका है। उनका लड़का किट्टू बड़ा प्यारा है। हम दोनों तो पक्के दोस्त बन गए हैं। वह सीनियर केजी में पढ़ता है। क्या बताऊँ, बड़ा मज़ा आ जाता है उसके साथ खेलने में। हमेशा दीदी दीदी करता रहता है और पीछे पीछे भागते रहता है। दिन भर हम खूब खेलते हैं। फिर भी दिन में 100 बार तुम्हारी याद आती है। और तुम्हें, तुम तो शायद भूल ही गई हो। यदि नहीं भूली तो तुम्हारा कोई पत्र क्यों नहीं आता? डाक खाना यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। खानसामा खान चाचा हफ्ते में 2 बार मार्केट जाते हैं और लौटते वक्त डाक भी ले आते हैं। उनकी वापसी के समय तुम्हारा खत पाने की आशा से मैं बहुत बेताब हो जाती हूँ। जल्दी लिखना।
तुम्हारी संजोत। प्रिय तेजा, इतने दिन बीत गए, फिर भी तुम्हारा कोई पत्र नहीं। अब तो विश्वास होने लगा है कि तुम सचमुच मुझे भूल गई हो। तुम्हें मेरी याद आएगी भी क्यों? तुम्हारे साथ वहाँ रुचि और मानसी जो है, फिर नज़रों से दूर मित्र की याद क्यों आने लगी? आँख से दूर, दिल से दूर, ठीक ही तो है। तेजू, सच बता, तुम मुझे भूल तो नहीं गई? वहाँ सब कुशल तो है? पिछले 3-4 दिनों से पिताजी बड़े चिंतित है। जब देखो तब रेडियो सुनते रहते हैं। कल रात तो वे और डॉक्टर अंकल बड़ी देर तक चर्चा करते रहे। अंग्रेजी में बोल रहे थे, इसलिए मैं कुछ शब्दों के अलावा कुछ नहीं समझ पाई। पर अमेरिका, रूस, वॉर, बम, इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। पिताजी तो इस तरह की बातों में झगड़ने ही लगते हैं, आपे में नहीं रहते। टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारते हैं कि मैं घबरा जाती हूँ। लेकिन कल तो डॉक्टर अंकल से बात करते हुए अचानक उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की और फुसफुसाकर कुछ गुप्त बातें बताई। माँ से पूछा तो वे कुछ नहीं बोली। मैं तो सच में रो ही पड़ी। सुबह से रेडियो पर न तो किसी स्टेशन पर कोई गाना बज रहा है और न ही कोई और आवाज़ सुनाई दे रही है। बस ज़ोर ज़ोर की सिर्फ घरघराहट सुनाई देती है। माँ, पिताजी, अंकल, आंटी सभी इतने डरे हुए हैं कि पूछो मत। समझ नहीं आता, इसमें इतनी डरने जैसी कौन सी बात है? क्या ट्रांजिस्टर खराब नहीं हो सकता? किसी भी मशीन में कभी भी कोई भी खराबी आ सकती है। लेकिन माँ तो बेहोश ही हो गई थी। डॉक्टर अंकल ने तुरंत उनकी जांच की और इंजेक्शन दे दिया। मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है तुम जानती हो। मैं तो बरामदे में आकर तुम्हें पत्र लिखने बैठ गई। तुम्हें पत्र लिखती हूँ तो तुमसे बातें करने जैसा संतोष मिलता है। तेजू, तुम्हें एक बात बताऊं, पर किसी से कहना नहीं, रुचि और मानसी से भी नहीं। तुम्हें मेरी कसम, मेरी माँ को बच्चा होने वाला है। कल रात जब मैं डरकर रो रही थी तब माँ ने बताया। सच, बिल्कुल सच। यूं ही मुझे बहलाने के लिए झूठ मूठ नहीं बताया। वैसे उसमें अभी समय है, 5-6 महीने और लगेंगे। इसलिए माँ ने कहा कि किसी से कहूँ नहीं। देखो, भूल कर भी किसी से कहना नहीं। माँ मुझसे पूछ रही थी कि मुझे भाई चाहिए या बहन चाहिए। सच, मुझे प्यारा सा भाई चाहिए, किट्टू जैसा। लेकिन हम कौन होते हैं यह तय करने वाले? इसलिए मैंने कहा कि कोई भी हो, लेकिन ऐसा हो जो मेरे साथ खेल सके। माँ मेरी पूरी बात समझ नहीं पाई तो मैंने कहा कि सबसे ज़रूरी है कि बच्चा मानसी के भाई जैसा नहीं चाहिए। तुमने देखा है ना उसे, 8 साल का होगा, पर अभी तक ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो सकता। छी छी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन या भाई वैसा हो। अच्छा, अब बंद करती हूँ, लगता है बारिश होने वाली है। आकाश में ज़रूर घने बादल छाए होंगे, वरना दिन के 10 बजे बाहर इतना अंधेरा नहीं होता। खान चाचा तो तड़के ही पड़ोस के कस्बे से भाजी तरकारी लाने गए हैं। वे बेचारे तो फंस जाएंगे आज बारिश में। माता पिता को मेरी नमस्ते कहना। मैं पिछले पत्र में यह लिखना भूल गई थी। वे नाराज तो नहीं हुए ना? इस बात का सच में मुझे अफसोस है। तुम्हारी संजोत। प्रिय तेजा, घना अंधेरा है। आज तारीख भी पता नहीं क्या है। पिछली बार जिस अंधेरे के बारे में मैंने अपने पत्र में लिखा था वह तब से वैसा ही बना हुआ है। पता नहीं कितने दिन बीत गए। हम लोग सारा समय लेटे रहते हैं। भूख लगी तो कुछ खा लिया और उसके बाद फिर से सो गए। और खाना भी क्या होता है पता है? सिर्फ दाल चावल। मैं तो यह भी नहीं बता सकती कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई। पता नहीं कितने दिनों से सूरज के दर्शन ही नहीं हुए हैं। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। बड़ी घुटन सी होने लगी है, पर करूँ भी तो क्या? अरे, एक बात बताना तो भूल ही गई। जब मैंने पिछला खत लिखा था, उस दिन से हम लोग तहखाने में रहने लगे हैं।
पिताजी कहते हैं कि युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन हमने न तो गोलियां चलने की आवाज़ सुनी है और न मिसाइलें देखी हैं। हाँ, इधर धूल बहुत हो गई है। पहले कुछ दिन तो इतनी धूल उड़ती थी कि नाक मुंह में घुस जाया करती थी। नाक पर रुमाल रख किसी तरह सांस लेते थे। अब धूल तो कम उड़ती है, पर अंधेरा ज्यों का त्यों है। यह किस तरह की लड़ाई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी कहते हैं कि ज्यादा बम गिरने के कारण ही इतनी ज्यादा धूल आकाश में जमा है। जब तक वह बैठ नहीं जाती तब तक उजाला नहीं होगा। क्या यही होगा? मैं तो पागल हो जाऊंगी। रही सही कसर पूरी करता है तहखाने का यह बदबूदार पानी। याद है ना, इसके बारे में मैंने पिछले पत्र में लिखा था। बदबू तक तो ठीक था, लेकिन अब वही गंदा पानी हमें पीना भी पड़ता है। क्या किया जा सकता है? पहली बार चखा तो सबको उल्टी हो गई थी। अब आदत हो गई है सो उल्टी नहीं होती। फिर भी एक घूंट गले के नीचे मुश्किल से उतरता है, पर कर भी क्या सकते हैं। पिताजी कहते हैं कि अभी अगले कई दिनों तक यही पानी पीना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारे वहाँ क्या स्थिति है। क्या वहाँ भी इतना ही अंधेरा है? कम से कम हमारी तरह नाले जैसा गंदा पानी तो नहीं पीना पड़ता होगा। नलके में स्वच्छ और दुर्गंधहीन पानी आता होगा। इधर जिस दिन से अंधेरा छाया है, किट्टू बीमार है। हर समय सोता रहता है। इसी तरह हम सभी सोते ही रहते हैं, फिर भी बीच बीच में हम कुछ तो बातें करते ही हैं। किट्टू तो कुछ बोलता ही नहीं, बस जब तब कराहता रहता है। उसके सारे शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां भी निकल आई है। अच्छा, लिखना तो और भी चाहती हूँ, पर मोमबत्ती खत्म होने वाली है। यहाँ ज़्यादा मोमबत्तियाँ जलाना हमारे लिए संभव नहीं है। दूसरे बाहर इतनी ठंड है कि ठिठुरन के कारण मेरी बाहें अकड़ रही है। यहाँ लाइट नहीं, इसलिए मोमबत्तियाँ बचा बचा कर इस्तेमाल करनी पड़ती है। तुम्हें वहाँ बिजली की कोई समस्या नहीं है ना? स्कूल खुल गया होगा। वैसे तुम यह सब कैसे बताओगी मुझे? क्योंकि अगर तुम पत्र लिखो तो भी उसे डाक खाने से लाएगा कौन? खान चाचा तो उस दिन के बाद लौटे ही नहीं। तुम्हारे माता पिताजी को नमस्ते। तुम्हारी संजोत। प्रिय तेजा, थोड़ी ही देर पहले किट्टू भगवान को प्यारा हो गया। पता नहीं उसे क्या हुआ था, हर वक्त रोता रहता था। उसके सिर के सारे बाल झड़ गए थे, अंत में तो भौहें और नाखून भी। आंखें तो इतनी लाल हो गई थी कि मानो खून बह रहा हो। पूरे शरीर पर फुंसियां थी। त्वचा जगह जगह से फट गई थी। बेचारा, तकलीफ से बेहाल उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत डर भी लग रहा है। तुम्हारी संजोत। प्रिय तेजा, कल मेरी माँ ने बच्चे को जन्म दिया, परंतु वह मृत था। खैर, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अपने भाई के बारे में इस तरह की बातें तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, पर यकीन मानो, मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम भी यही कहती, क्योंकि उस बालक के ना हाथ थे ना पैर। कहते हैं कि उस युद्ध में फूटने वाली कुछ विध्वंसक किरणों के कारण ऐसा हुआ है। मैंने पिताजी से पूछा कि क्या अब सभी बच्चों के हाथ पैर नहीं होंगे? पिताजी ने कहा, वैसी बात नहीं है। 1-2 साल बाद पैदा होने वाले बच्चे इस दुष्परिणाम के शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर क्या? मैंने पूछा। मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा था बच्चों को खोने के दुख में माँ बहुत रोएगी, पर वह बिल्कुल नहीं रोई। सिर्फ मुझे पास बिठाकर मेरे बालों को सहलाती रही। आंटी एक बार बच्चे के पास आई और देखते ही चीख पड़ी। हाथों को हिला हिलाकर बंगाली में जोर जोर से कुछ बोल रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इसी तरह डॉक्टर अंकल ने उन्हें संभाला और समझाया। उसके बाद जाने कितने दिनों बाद हम सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना वही दाल चावल का ही था।
किंतु साथ मिलकर बैठना अच्छा लग रहा था। एक और आश्चर्य, बाहर धुंधला उजाला होने लगा है, जैसे भोर के समय होता है। अगर कभी यहाँ सूर्योदय होता है, दिन निकल आता है, तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी। अब तो यहाँ से मन उठ गया है। तुम सब मित्रों से मिलने को मन तरस गया है। अच्छा, इस साल हमारी क्लास टीचर कौन है? तुम्हारी संजोत।